बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि ये एमडी-कैट के सिलसिले में हमारा यूनिट नंबर 3 चल रहा है और इसमें हमने लास्ट जो डिस्कस किया था एरोबिक रेस्पिरेशन के रेफरेंस से सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें हमने इसके डिफरेंट स्टेप्स डिस्कस किए। पहला स्टेप क्या था, ग्लाइकोलाइसिस। सेकंड स्टेप क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड या लिंक रिएक्शन। तीसरा स्टेप जो हमने डिस्कस किया दैट वाज क्रेब्स साइकिल। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप था दैट वाज रेस्पिरेटरी चेन या रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो हमने डिस्कस किया था। अब उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें हमने देखना है कि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होता है और एटीपी सिंथेसिस कैसे होती है, यानी कीमोऑस्मोसिस क्या है। ये अब हमने थोड़ा सा इसका पार्ट रहता था, इसे अब हमने डिस्कस करना है। तो क्या है बेटा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड कीमोऑस्मोसिस। ये अब हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले देखिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये बेसिकली क्या है, इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, is the synthesis of ATP molecule, ATP molecule with the help of energy liberated during oxidation of reduced coenzymes। अब reduced coenzymes क्या है ये आपको मालूम हो। एक हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, NADH, एंड दूसरा क्या इसमें FADH2। ये क्या है, these are called reduced coenzymes कहलाते हैं, ये reduced coenzymes कहलाते हैं। तो अब इसके लिए जो हमें एंजाइम रिक्वायर्ड है, मेनली एंजाइम जो हमें रिक्वायर्ड है वो क्या है, उसके बारे में आपको मालूम हो। उसको क्या कहते हैं, ATP सिंथेटेज, और इसको क्या कहते हैं, एटीपी सिंथेज भी कई जगह पे कहा जाता है। इसको आप एटीपेज का नाम भी देते हैं, इसको आप ऑक्सीसोम का नाम भी देते हैं, इसको आप स्टॉक्ड पार्टिकल का नाम भी देते, मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है ये फिर आपको मालूम हो कि इसमें एटीपी सिंथेटेज या एटीपी सिंथेज, और इसके अलावा या फिर एटीपेज ज़्यादा कॉमनली जो यूज़ होते हैं वो ये यूज़ होते हैं। समटाइम इसको F1 पार्टिकल्स जनरली भी कहा जाता है। पंजाब टेक बुक बोर्ड में F1 पार्टिकल का कॉन्सेप्ट है, उसको स्टॉक पार्टिकल भी कहते हैं। तो ये बेसिकली रिक्वायर्ड जो एंजाइम है उसका लिंक किसके साथ है, वो इसी कॉम्प्लेक्स के साथ होता है। इसको भी हमने आगे चलकर डिस्कस भी करना है। तो इसमें याद रखना स्टूडेंट्स कि जब हम समराइज़ करते हैं, इसको किस चीज़ को समराइज़ करते हैं, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेटिव फॉर्मेशन को, तो इस तरीके से देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास हम मॉलिक्यूल है किस चीज़ का, रिड्यूस कोएंजाइम है हमारे पास NADH। ये NADH हमारे पास क्या है, प्लस क्या लिखते हैं हम, हाइड्रोजन आयन लिखते हैं। ये रिड्यूस्ड हमारे पास क्या है, कोएंजाइम है। अब देखिए इसमें प्लस शो करेंगे 3
ADPs एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस क्या हमने शो करना है 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, फिर उसके साथ आ जाएगा प्लस ये इसमें हम शो करेंगे एटॉमिक ऑक्सीजन, और उसके रिज़ल्ट के तौर पर जो प्रोड्यूस होगा यानी NAD रिड्यूस था इट विल बिकम ऑक्सीडाइज्ड। फिर इसी तरह से क्या होगा, ये 3 ADP 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारे पास क्या बनेंगे 3 ATP बन जाएंगे, और प्लस उसके साथ क्या बनेगा आपको वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होगा। तो ये इस तरह से हम इसको सम अप करते हैं इक्वेशन को। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि एक NADH से कितने ATP बनते हैं, 3 ATPs आर प्रोड्यूस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी हमने बताया था कि एक NADH से किस तरह से 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं। तो ये चीज़ होगी क्लियर। अब उसके बाद इसमें हमने क्या देखना है कि ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है कहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है, किस जगह पे इसको हमने डिस्कस करना है। जैसा कि स्टूडेंट हमने पिछले टॉपिक्स में भी बताया था, इसलिए बार बार हम पिछले टॉपिक्स का रेफरेंस इसलिए देते हैं कि हमने चूँकि इसको बार बार डिस्कस किया है कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमने स्टडी की थी, इसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं यानी सीरीज़ की सूरत में जो भी इसके सब्सटेंसेस हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। फिर हमने ये भी चीज़ बताई थी कि जो पंजाब टेक बुक बोर्ड के हवाले से जब जाते हैं तो इतनी ज़्यादा उसकी डिटेल्स नहीं है, बस सिंपल एक सीरीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर डोनर देने वाला लेने वाला ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन किस तरह से सिलसिला चल रहा है वो बस हमने उसमें बताया था कि कौन किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन किस से रिड्यूस हो रहा है, ये चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा एलेबरेट करने के लिए ताकि चीज़ें आपकी कुछ और भी कवर अप हो जाए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हवाले से, और इसी तरह से ये अब हम इसको जो डिस्कस करने जा रहे हैं ख़ास तौर पर किसको, कीमोऑस्मोसिस को। ये हमने पहले डिस्कस किया था विद रेफरेंस टू फोटोसिंथेसिस। वहाँ पे हमने रेफरेंस किसका दिया था, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का। वहाँ हमने बताया था इंटीरियर ऑफ द थैलेकॉइड से हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट बनता है और वही ATP सिंथेस के ज़रिए कहाँ जाता है इनटू द स्ट्रोमा, और वहाँ पे क्या होता है ATP सिंथेसिस होती है, उसे भी क्या का नाम दिया था हमने, कीमोऑस्मोसिस। यहाँ भी हमने देखना है कीमोऑस्मोसिस होगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ के प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट बनेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा, वो कहाँ से, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यानी आउटर कंपार्टमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से तो इनर कंपार्टमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इसका ग्रेडियंट बनेगा। और ये इलेक्ट्रॉन मूव किसके थ्रू करेंगे, यही जो अभी आपको बताया ऑक्सीसोम स्टॉक पार्टिकल, और इसके लिए चैनल कौन प्रोवाइड करेगा, ये जब इसका हम स्ट्रक्चरल डिटेल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चैनल इसका कौन प्रोवाइड करता है इन प्रोटॉन्स की मूवमेंट्स के लिए। तो ये अब हम इसको क्या करते हैं, डायग्रामेटिकली देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बेहतर हो जाए। किसके लिए, ये कीमोऑस्मोसिस के लिए ख़ास तौर पे। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए इस डायग्राम में हमने क्या शो किया है, ये आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, और ये मेम्ब्रेन बेसिकली आपको मालूम है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। आपको पता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, क्या चीज़, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर और इनर मेम्ब्रेन। और फिर ये इनर मेम्ब्रेन है तो इनर मेम्ब्रेन के इधर इस तरफ क्या होगी, आउटर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के इस तरफ ये जगह को हम क्या कहेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस का नाम देंगे। इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, हम इसको आउटर कंपार्टमेंट का नाम भी देते हैं। और फिर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है जिसको आप इनर कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं। अब इनर मेम्ब्रेन में ये देख सकते हैं कि रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जितने भी मेंबर्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ऑर्गेनाइज फॉर्म में। इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको ज़्यादा मिल जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली पंजाब टेक बुक बोर्ड में ये डिटेल इतनी नहीं दी हुई है, लेकिन नेशनल बुक फाउंडेशन में NBF में थोड़ा सा उसका रेफरेंस आपको मिलता है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट कॉम्प्लेक्स हमने यहाँ पे शो किए, ये कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन कॉम्प्लेक्सेस का रोल क्या होता है यहाँ पे, एक तो आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बताते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, वो एक अलग रेफरेंस रेस्पिरेटरी चेन में चला जाता है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड कीमोऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि पहला कॉम्प्लेक्स हमने क्या बताया, यहाँ पे NADH
डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है, जिसमें आप देख सकते हैं ये क्या है, इसमें फिलेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड और इस तरह से क्या है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इसको कलेक्टिवली क्या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बेसिकली हम कहेंगे, NAD डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। इसके थ्रू क्या मूव करते हैं, प्रोटॉन्स मूव करते हैं कहाँ से, फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टुवर्ड द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए कोएंजाइम Q है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, इसमें साइटोक्रोम C आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद साइटोक्रोम C1 आ जाता है। इसके थ्रू क्या है, ये प्रोटॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। फिर उसके बाद फिर साइटोक्रोम C और उसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं साइटोक्रोम A एंड A3, जिसको साइटोक्रोम A कॉम्प्लेक्स का नाम या साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स का नाम भी दिया जाता है। ये इसमें से भी आप देखिए कि प्रोटॉन जो है मूव करते हैं, किस तरफ जाते हैं, फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टुवर्ड द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन्स ग्रेडियंट बन जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन जाता है किस तरफ, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की तरफ। फिर उसके बाद आगे हमने यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर शो किया है, ये स्ट्रक्चर बेसिकली ओवरऑल इसको आप क्या कहते हो, F1 पार्टिकल का नाम देते हो। ये F1 पार्टिकल के फिर मुख्तलिफ नेम्स अभी हमने बताए थे कि ये F1 पार्टिकल को स्टॉप पार्टिकल भी कहते हैं, इसको ऑक्सीसोम भी कहते हैं, और इसमें इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो मैं आपको यहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसमें ये बीच में हमने ये वे शो किया है जिसको नाम दिया है F0 चैनल का नाम दिया है। ये F0 चैनल बेसिकली इसका पार्ट होता है, जो कि बेस इसकी कहाँ पर होती है, मेम्ब्रेन पे होती है, और बाकी यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये थ्रू आउट द मेम्ब्रेन जा रहा है, और फिर इसको ये बेसिकली एक चैनल है, एक रास्ता होता है जिसके थ्रू हाइड्रोजन आयन ने मूव करना है, कहाँ से, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से जाना है टुवर्ड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ जाना है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हम इसको कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यानी ग्रेडियंट से मुराद एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स एन एरिया लोअर कंसंट्रेशन। तो ये क्या आ जाता है आपके पास, ये F0 चैनल आ जाता है। बेसिकली ये इसका कौन सा पार्ट है, ये हमने इसमें इसके स्ट्रक्चर में बताया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है ये देख सकते हैं, ये F1 पार्टिकल जिसको हम कह रहे हैं, ये अटैच किसके साथ है, मेम्ब्रेन के साथ, और टुवर्ड्स किस तरफ है, टुवर्ड्स द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। यहाँ पे बेसिकली ये पार्ट जो होता है ये एंजाइम का रोल प्ले करता है। वो एंजाइम कौन सा है, वो ATP सिंथेटेज, या इसको आप ATP सिंथेज का नाम देते हैं। तो अब ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर बिल्कुल, क्योंकि ये आपने पहले माइटोकॉन्ड्रिया में भी डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे उसको मज़ीद एलैबोरेट कर रहे हैं। अब देखिए कि जब हाइड्रोजन मूव करेंगे along the concentration gradient from area of higher concentration towards an area of lower concentration, ये मूवमेंट हो रही है, और किसके थ्रू हो रही है, F0 चैनल के थ्रू हो रही है। तो फिर इसमें जब ये हाइड्रोजन आयन आएंगे यहाँ से ग्रेडियंट के थ्रू, तो उसके रिजल्ट के तौर पर जो प्रोटॉन्स की एनर्जी है दैट इज़ यूज टू कन्वर्ट ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर क्या बनाएंगे, ATP बनाएंगे। इस ATP सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं, दिस ATP सिंथेसिस इज कॉल्ड कीमोऑस्मोसिस। ये कीमोऑस्मोसिस कहलाता है। कीमोऑस्मोसिस के बारे में आपको ये भी बताते चले कि इसको डिस्कवर किसने किया था, पीटर मिचेल नामी साइंटिस्ट ने, और फिर 1978 में उसको नोबेल प्राइज़ भी अवार्ड किया गया था। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो कि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होता है और कीमोऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, और इसमें जो एडिशनल चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको रेफरेंस दिया था नेशनल बुक फाउंडेशन के हवाले से, या और दूसरी बुक्स में दिया, लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में इस तरह से नहीं दिया है। लेकिन आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि जो कीमोऑस्मोसिस हो रहा है वो उसमें मूवमेंट जो होती है बेसिकली, पहले प्रोटॉन कहाँ से किधर जाते हैं और फिर वापस जो ग्रेडियंट बनता है कहाँ पे बनता है और किस तरह से ये वापस आते हैं इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ATP सिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो आपको मालूम हो इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है। तो इस तरह ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के ज़रिए ज़्यादातर ATP इसी तरह से बनते हैं। जो भी FADH2 बना या NADH2 बना, NADH बना, उनसे जो एनर्जी होती है वो सारी की सारी दैट इज़ यूज टू मेक ATP। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के दौरान ही इस तरह से ये ATP की प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा जो ATP प्रोडक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन का नाम देते हैं। और वो सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन क्या है, अब हम एक काम करेंगे स्टूडेंट्स के, हमने क्या करना है, टोटल कैलकुलेशन करनी है किस चीज़ की,
एनर्जी बजट की, ताकि हमें एक समरी मिल जाए और उस समरी को हम फॉलो करें। उसमें से अच्छे खासे आपसे MCQs एंट्री टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं किस तरफ टुवर्ड द एनर्जी बजट। उसमें दो चीज़ें देखनी है हमने कि ये जो कि ऑस्मोसिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के दौरान ATP प्रोडक्शन और सबस्ट्रेट लेवल पर ATP प्रोडक्शन किस तरह से होती है और हमने टोटल ATPs को कैसे कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या देखना है कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान स्पेसिफिकली हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। इसमें जो ATP प्रोडक्शन है उसका हमने कैलकुलेशन करना है कि किस स्टेप पे किस स्टेज पे कितने ATP और किस तरह से बनते हैं। ये अब हम उसको थोड़ा टोटल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं इसमें से भी बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सिस्टमेटिकली बच्चों देखते हैं, हम सबसे पहले देखें कि हम बात करेंगे किसकी, ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस, इसके बारे में आपने पढ़ा है कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ये हमने इसकी समरी पढ़ी है। इसे आप क्या कहते हो, ग्लाइकोलाइसिस कहते हो। इस ग्लाइकोलाइसिस में मेनली क्या हो रहा है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अब इसमें आपको मालूम हो कि हमने बताया कि दो तरह से ATP प्रोडक्शन होती है। एक सबस्ट्रेट लेवल पर ATP प्रोडक्शन है और दूसरा कौन सा होता है कि वो ऑस्मोटिक फास्फोरिलेशन के दौरान यानी ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के दौरान ATP प्रोडक्शन होती है। तो दोनों लिहाज से हमने इसको देखना है कि सबसे पहले हम बताते हैं कि इसमें सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन, सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन की अगर हम जाएं तो इसको हम इस तरफ लेफ्ट में शो कर देते हैं कि यहाँ पे कितने ATP बनते हैं, 2 ATPs। ये नेट ATP हम शो करते हैं जो कि सबस्ट्रेट लेवल पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये इसकी अगर हम डिटेल में जाते हैं तो डिटेल इसकी स्टूडेंट्स क्या है कि आपको पता हो कि कहाँ कहाँ पर ये बन रहे हैं ये ATPs। तो इनकी प्रोडक्शन के लिए हमें मालूम हो कि सबसे पहली चीज़ क्या बताओगे कि 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, यानी जिसको आप क्या कहते हो 1,3-BPG कहते हैं। वो बस ये किस में कन्वर्ट होता है, 1,3-BPG इंटू 2PG में कन्वर्ट होता है। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड 2 फॉस्फोग्लिसरेट में ये कन्वर्ट होता है। आपको मालूम है सारे रिएक्शन डबल चल रहे होते हैं रिएक्शंस। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि 2 ADP मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होगी, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेगा इनके साथ, तो बनेंगे 2 ATP बन जाएगी। एक तो ये हो गया इस स्टेज, ये स्टेजेस आपने याद रखनी है कि किस स्टेज पे ये सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन हो रहा है। और दूसरा हम क्या बताते हैं, PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो ये भी 2 मॉलिक्यूल्स है, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स है। तो 2 मॉलिक्यूल किसके एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये किस में कन्वर्ट होगी इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो कितने ATP बच्चों बन गए, यहाँ और कर लो, 2 ATP ये बने और 2 ATP ये सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन होता है। फिर उसके साथ साथ हम क्या बताते हैं इसमें, एक अहम चीज़ वो ये बताते हैं कि प्रिपरेटरी फेज़ होती है इसमें, प्रिपरेटरी फेज़ में क्या होता है, 2 ATPs जो हैं ये क्या हो जाते हैं, कंज्यूम्ड। तो इसका मतलब हमारे पास कितने बचेंगे, ये 2 ATP बचेंगे, जिसको हमने कैलकुलेशंस में लाना है। 4 प्रोड्यूस होते हैं, 2 कंज्यूम हो जाते हैं, तो नेट ATP हमारे पास कितने आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं। ये सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन इन ग्लाइकोलाइसिस आ जाएगा। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि पायरुविक एसिड जो होता है किस में कन्वर्ट होता है, इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होगा। ये एसिटाइल कोएंजाइम ये A में कन्वर्ट हो रहा है। इस दौरान कोई सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन नहीं होता। यहाँ पे ज़ाहिर है 2 मॉलिक्यूल्स अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ही चलते हैं। इसमें आप क्या बताओगे कि
ये ग्लाइकोलाइसिस को पहले कंप्लीट कर लें। यहाँ पे हमने बताना है कि यहाँ पे क्या होता है, 2 NADH भी बनते हैं, 2 NADH बनेंगे और 2 NADH बनेंगे। एक NADH के बारे में भी हमने बताया था कितने ATP बनाता है, 2 NADH, एक 3 बनाता है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस वाला NADH जो है याद रखिएगा 2 ATP बनाएगा। तो इसलिए 2 × 2 होगा तो 4 कितने बनेंगे, 4 ATP बनेगी। सवाल यहाँ पे एक पैदा हो सकता है, यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई वैसे तो हमने कहा था कि एक NADH 3 ATP बनाता है, लेकिन ये ग्लाइकोलाइसिस वाला NADH जो है ये 2 ATP क्यों बनाता है। इसकी रीज़न बच्चों उसमें डिफरेंट रीज़न दी जाती है। जो एक तो रीज़न ये बताई जाती है कि जब ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो लिहाजा माइटोकॉन्ड्रिया में बनने के बाद ये NADH जब जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, दे ट्रैवल अ लॉन्ग जर्नी एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी दे हैव लॉस्ट देयर एनर्जी, सो दे आर अनएबल टू मेक 3 ATP, सो दे प्रोड्यूस 2 ATP। तो एक एक्सप्लेनेशन, लेकिन इसमें हकीकत में आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि NADH जो कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनता है इन द साइटोसोल ऑफ द साइटोप्लाज्म is impermeable in the mitochondrial matrix through mitochondrial membranes, वहाँ से नहीं गुजर सकता। तो लिहाजा ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है किसमें, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यूज़ होते हैं टू रिड्यूस FAD, फिलेमिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फिलेमिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है यानी FAD जो है ये किस में कन्वर्ट होता है, इंटू FADH2 में कन्वर्ट। FADH2 के बारे में आपको मालूम हो कि इससे कितने ATP बनते हैं, इससे 2 ATP बनते हैं। तो लिहाजा ये एक और आपको सॉलिड रीज़न मिलती है कि ग्लाइकोलाइसिस का NADH जो है वो कितने ATP बनाता है, 2 ATP बनाता है। तो रीज़न आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर अनएबल टू डिफ्यूज़ NADH which are produced during the oxidative phase of glycolysis. So it will oxidize and gives its electrons which passes through the mitochondrial membrane into the mitochondria and will reduce filamine adenine dinucleotide into FADH2. So FADH2 is responsible to make how many ATP? 2 ATP. So what is the conclusion? Conclusion is that the in glycolysis 2 NADH will produce 2 NADH will produce 4 ATPs. So this is the answer. ये इसका आपको आंसर मिल जाता है। अब आ रहे हैं हम किस तरफ, ये लिंक रिएक्शन की तरफ आ रहे हैं। पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो एसिटाइल, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें सबस्ट्रेट लेवल पर ATP प्रोडक्शन नहीं होता। कितने NAD बनते हैं, कितने NADH बनेंगे यहाँ पे, ये आपको मालूम हो कि यहाँ पे 2 NADH बनते हैं। तो एक NADH कितने ATP बनाता है, 3। तो 2 कितने बनाएगा, ऑब्वियसली एक अगर 3 बनाता है तो 2 कितने बनाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 ATPs आ जाएगी। ये 6 ATPs आपके पास आ जाएंगे। अब उसके बाद हम आगे चलेंगे और आगे नेक्स्ट बताएंगे कि जो एसिटाइल कोएंजाइम है, नाउ इट विल इंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। ये किस में जाएगा, क्रेब्स साइकिल में जाएगा। अब क्रेब्स साइकिल में आपको मालूम हो, सबसे पहले हम किसके बारे में बताएंगे, इसमें ये सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन की बात करनी। सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन में याद रखिएगा कि इसमें 2 ATPs बनते हैं। 2 ATPs ये बनेंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन के दौरान। 2 क्रेब्स साइकिल होते हैं, तो 2 ATPs जो हैं यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। कहाँ पे, ये क्रेब्स साइकिल के दौरान, यानी ये कहाँ पे होंगे, इस क्रेब्स साइकिल के दौरान होंगे। तो लिहाजा ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो 2 ATP हैं ये किस स्टेज पे बनते हैं। ये भी हमने आपको पहले बताया था कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी ये आपको मालूम हो कि सक्सिनाइल को एंजाइम A जो है ये जब कन्वर्ट होगा किस में, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट। तो इस दौरान क्या है कि ये ATP प्रोड्यूस होता है। तो स्टेज का भी आपको क्लियर होना चाहिए कि किस स्टेज पे ये सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन होता है। सबस्ट्रेट लेवल, इसको आप क्या कहते हो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं।
अच्छा जनाब, अब देखिए क्रैब साइकिल की चूँकि हम बात कर रहे थे, तो क्रैब साइकिल में आपको मालूम हो कि यहाँ पे दो चीज़ें बनती हैं। एक आपको मालूम है NADH बनता है, दूसरा क्या बनता है FADH2 बनते हैं। एक क्रैब साइकिल में हमने कैलकुलेट किया था कितने NADH बनते हैं 3, तो दो क्रैब साइकिल में कितने बनेंगे आपको मालूम हो कि यहाँ पे 6 NADH बनेंगे। तो लिहाजा एक NADH कितने ATP प्रोड्यूस करता है, डेफिनेटली हमने बताया कि एक जो है वो कितने प्रोड्यूस करता है 3 करता है, तो 6 कितने करेंगे मल्टीप्लाई बाई 3, आपके पास 18 ATPs आ जाएंगे इस तरह से। फिर इसी तरह से क्रैब साइकिल के दौरान हमने क्या बताया कि FADH2 भी बनते हैं, ये भी कितने बनेंगे ऑब्वियसली 2 बनेंगे। इसके बारे में हमें मालूम है कि एक FADH 2 ATP बनाता है, तो मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 2, तो आपके पास क्या आ जाएंगे 4 ATP। अब हम इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे इसका, देख सकते हैं 4 6 10 हो गया, 10 और 18 28 और 4 कितने हो जाएंगे 32 ATPs आ जाएंगे आपके पास। ये 32 ATPs जो है स्टूडेंट्स, ये कौन से ATPs है, याद रखिएगा कि वो ATP है जो कि कीमो ऑस्मोटिक फॉस्फोरिलेशन के ज़रिए बने हैं। किसके ज़रिए, कीमो ऑस्मोटिक फॉस्फोरिलेशन के ज़रिए बने हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये 32 ATP आ गए। फिर यहाँ पर आ जाए इस तरफ, यहाँ हमने बताया था कि 2 नेट ATP किसके थे, ग्लाइकोलाइसिस के, और 2 हमें ATP किसके मिल रहे थे, दैट इज़ ऑफ क्रैब साइकिल। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, टोटल 4 ATP आ जाते हैं, 4 ATP आ जाते हैं। 4 ATPs जो हैं ये, इसके लिए हम क्या बताएंगे, ये कौन से ATP है, ये आपके पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो अब इसको आप टोटल कर लीजिए, यानी 32 ATP और उसके बाद ये 4 ATP। तो यहाँ पे आप टोटल करेंगे तो आपके पास 36 ATP आते हैं। यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीटली जब ऑक्सीडाइज होता है तो हाउ मेनी ATPs विल बी प्रोड्यूस, 36 ATP विल बी प्रोड्यूस, यानी 2 लेस हैं किसके मुकाबले में, प्रोकैरियोट्स के मुकाबले में, क्योंकि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो ये इसमें डिफरेंस आता है, इसका आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो ये एनर्जी बजट कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी बजट का नाम देते हैं। इसके साथ साथ बच्चों इसके एंड में हमने एक और भी चीज़ देखनी है। ये तो हमने ओवरऑल देखा कि सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड से क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर क्रैब साइकिल, उसके बाद रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सारा हमने देखा, एनर्जी बजट देखा। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन्स भी होती हैं और फैट्स भी होती हैं, इनका भी मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बारे में भी थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। फैट्स से हम स्टार्ट करते हैं। फैट्स मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंस बता रहे हैं ना फैट्स और प्रोटीन की ख़ास तौर पे, तो फैट्स के बारे में आप बताएंगे। जब फैट डाइजेस्ट होती है, यानी फैट्स की क्या होगी, जब डाइजेशन होती है तो ये किस में कन्वर्ट होते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में ये कन्वर्ट होते हैं। ओके, तो अब सूरत हाल ये होती है कि जो मेन कैटाबॉलिक पाथ पे है, मेन जो आप देखते हैं, ये जो रेस्पिरेटरी हम प्रोसेस पढ़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस और उसके बाद ये लिंक रिएक्शन और उसके बाद क्रैब साइकिल, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फैटी एसिड्स हैं ये किस में आगे चलकर कन्वर्ट होंगे, इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। एसिटाइल का मतलब 2 कार्बन पार्ट बनाएंगे, वो डिपेंड करता है कि फैटी एसिड्स की चेन कितनी है, यानी फैटी एसिड्स की चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, उस हिसाब से वो क्या बनाएगा, एसिटाइल पार्ट ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा 2 कार्बन पार्ट। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि एक फैटी एसिड है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 18 है, तो हाउ मेनी एसिटाइल पार्ट विल बी फॉर्म्ड, डेफिनेटली 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आपको क्या मिलेंगे, इसके
एसिटाइल पार्ट मिलेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम इससे बनेंगे। तो ये फैटी एसिड हो गया। इसी तरह से ये जो ग्लाइसरोल है ये किस में कन्वर्ट होगा, ये PGAL फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ये आपको मालूम हो कि फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जब स्प्लिट होता है इनटू 2,3 कार्बन कंपाउंड्स, एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है, दूसरा क्या बनता है G3P ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको दूसरा नाम क्या है फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड है। तो इस तरह ये दाखिल हो जाते हैं किस में, मेन कैटाबॉलिक पाथवे में, और ये इस तरह से आगे अगले स्टेप्स को फॉलो करते हैं। इसी तरह बच्चों प्रोटीन्स के बारे में आपको पता हो, जहाँ तक प्रोटीन्स का ताल्लुक है तो प्रोटीन्स की जब आप बताओगे क्या होती है डाइजेशन, तो डाइजेशन होगी तो ऑब्वियसली ये प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगी, ये अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। अमीनो एसिड्स जो होते हैं आपको मालूम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर देयर। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है अमीनो ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप, इसको रिमूव करना होता है, इसको रिमूव करना होता है। इसके रिमूवल को हम टेक्निकली क्या कहते हैं, दैट इज़ डीअमीनेशन प्रोसेस कहलाता है। रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम द अमीनो एसिड इज कॉल्ड डीअमीनेशन प्रोसेस कहलाता है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट होता है ये, इसके बारे में देखिए डीअमीनेशन हो गया ना किस चीज़ का, अमीनो ग्रुप रिमूव, अमीनो ग्रुप मिलकर क्या बनेगा अमोनिया, अमोनिया किस में जाएगा फिर आगे, वो डिपेंड करता है, वो फिर यूरिया साइकिल में जाएगा एंड सो ऑन। उसकी फेट के बारे में आप बताते हैं। अब यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट जो होगा अमीनो एसिड का, इसमें फिर बहुत सी बातें आती हैं। मेनली जो हमने फोकस करना है आर ग्रुप के बारे में। आर ग्रुप में जो इसका रिप्लेसमेंट ग्रुप होता है इसमें, और ओवरऑल हमने देखना होता है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, उस हिसाब से फिर इसके एंट्रेंस पॉइंट होते हैं किस में, मेन कैटाबॉलिक पाथवे में। यानी इससे आप देखें ये पायरुविक एसिड भी बन सकता है, इससे जनाब अल्फा कीटोग्लूटारेट भी बन सकता है, डिपेंड करता है कौन सा अमीनो एसिड है और उसमें नंबर ऑफ उसके आर ग्रुप में चेन के कार्बन एटम्स की तादाद कितनी, उस हिसाब से वो मॉडिफाई होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसी भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये ग्लूटारेट क्या है, अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह से ये और रेफरेंस ग्लूटामिक एसिड, ये किस में अल्फा ग्लूटामिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट होगा, जो कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट किसका है, क्रेब्स साइकिल का एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये फैट्स और प्रोटीन्स जो होती हैं इनका ये मेन जो हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस है सेलुलर स्पेशल में, उसमें उनके क्या होते हैं एंट्रेंस पॉइंट भी होते हैं। वो हमें इसके बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये था यहाँ तक आपका यूनिट नंबर 3 बायो एनर्जेटिक्स। अब इसमें अब हम आपको इसकी असाइनमेंट भी देंगे। जो जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे हमने हाईलाइट किए हैं, जिन जिन चीज़ों को फोकस किया उनको ज़रा ध्यान से देखना है आपने, और हमारा डिस्कशन सेशन भी होगा उसमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे। और फिर इसके अलावा जो आपको असाइनमेंट टेस्ट दिया जाएगा उसको भी आपने ध्यान से देखना होगा। तो इंशाल्लाह फिर अब इसके बाद हमने अपना यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।